इन्हीं 3 औरतों की 3 महिलाएं जिन्होंने 42 बच्चों का कत्ल किया। हिंदुस्तान की इन सबसे खौफनाक कातिल बहनों और उनकी मां। तो यार इस कहानी की जो लीड है ना, वो है एक औरत जिनका नाम है अंजना बाई। अंजना बाई का जन्म 1947 में नासिक में हुआ था और काफ़ी गरीब घर में उनका जन्म हुआ था। सो कॉल्ड निचली जाति के होने की वजह से उनका उत्पीड़न भी बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे। तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर अलग रहने लगती है। अलग रहते वक्त मतलब पेट पालने के लिए वो चोरी करना या फिर भीख मांगना, छोटी मोटी चोरियाँ कर लेती थी और ऐसे ही काफ़ी साल तक वो करती रही। 1970-71 में उनको एक ट्रक ड्राइवर के साथ प्यार हो जाता है और वो उस ट्रक ड्राइवर के साथ भागकर पुणे आ जाती है। 1972 में उस ट्रक ड्राइवर के साथ शादी कर लेती है और उसके 1 साल बाद ही उन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम वो रेणुका रखती है। लेकिन रेणुका के पैदा होते ही मतलब तुरंत ही बस ड्राइवर जो है वो रेणुका और अंजना बाई को छोड़कर भाग जाता है। अंजना बाई भी अपना पेट पालने के लिए और रेणुका को पालने के लिए चोरी जारी रखती है। वो चोरी पर रेणुका को भी साथ में लेके जाती थी जो बहुत छोटी थी और कई साल तक ऐसा ही चलता रहा, 1-2 साल तक। लेकिन फिर से अंजना बाई दूसरी शादी कर लेती है एक रिटायर्ड सोल्जर के साथ जिनका नाम था मोहन गावित। मोहन गावित के साथ शादी करने के बाद उसके 1 साल बाद मतलब 1975-76 के आसपास एक बेटी होती है और उसका नाम सीमा रखते हैं। उसके बाद दोनों छोटी बच्चियों को साथ में लेकर वो उससे वही मतलब भीख मांगना, छोटी मोटी चोरियां करना, चेन स्नैचिंग करना और मोस्टली जहाँ पे मंदिरों में जहाँ पे बहुत सारे भक्त और श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर चोरी करना। कोई भी गैदरिंग्स हो, मेला हो, वहाँ पर वो लोग चोरी करते थे। 1989 में जो बड़ी बेटी थी रेणुका, उसका एक पुणे के एक टेलर के साथ उसकी शादी हो जाती है। उसका नाम था किरण शिंदे। 1990 में उसको एक बच्चा भी हो जाता है जिसका नाम आशीष था। लेकिन यहाँ तक तो सब मतलब चोरी ही कर रहे थे, लेकिन छोटी मोटी चोरियाँ, चेन स्नैचिंग, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन 1990 के अप्रैल का जो महीना था, वहाँ से जो है वो चोरी का उनका जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था वही चेंज हो गया था। 1990 साल के अप्रैल महीने में रेणुका अपने बच्चे आशीष को लेके, जो कि बहुत छोटा था, 2-4-5 महीने का होगा, लेकर वो पुणे में जो चतुश्रृंगी टेम्पल है जहाँ पर बहुत लोग आते हैं, वहाँ पर वो चोरी करने जाती है। और जब वो एक किसी का पर्स चुरा रही होती है उसी वक्त उसे पकड़ लिया जाता है। बहुत सी भीड़ जमा हो जाती है और वो लोग बस उसको मारने भी वाले होते हैं और पुलिस को भी बुलाने वाले होते हैं। बहुत डर जाती है और वो फिर आशीष को सामने करके एकदम इमोशनल सा ड्रामा क्रिएट कर देती है कि ये तुम मेरे साथ बहुत छोटा बच्चा है, मैं क्यों चोरी करूँगी, ये मेरे हाथ में है, मैं कैसे चोरी करूँगी, ये सब। तो जो इमोशनल जो ड्रामा था वो देखकर लोग भी थोड़ा सा मतलब कर रही होगी चोरी किसी मतलब बच्चे के खाने के लिए, बच्चा है साथ में तो उसे छोड़ देते हैं। रेणुका ये सब देखती है कि छोटा बच्चा अगर साथ में हो तो भीड़ की मारने से और पुलिस से भी बचा जा सकता है अगर छोटा बच्चा साथ में है तो ये उसके दिमाग में ना एकदम फिट हो जाता है। वो घर पे जाती है, अंजना बाई और सीमा दोनों को ये बताती है जो कुछ भी हुआ होता है, उसे प्लान बताती है कि अगर छोटा बच्चा हम कहीं से लेके आए हम हमेशा, तो वो पुलिस और इससे बच सकते हैं और फिर भीख भी काफ़ी मिलती है, चोरी भी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे फायदे हैं। सबको ये प्लान मतलब अच्छा लगता है और रेणुका का जो पति था किरण शिंदे, वो भी उनके साथ इस प्लान में शामिल हो जाता है। तो अब यही से सबसे स्टार्ट हो जाता है 1990 से कत्ल का जो सिलसिला था वो यही से शुरुआत होती है उसकी। तो अपनी पहली किडनैपिंग को साकार करने के लिए ये चारों जाते हैं कोल्हापुर में एक गरीब भिखारी का बच्चा होता है, उसे वो किडनैप करके पुणे में लेके आते हैं। पुणे में लाकर उस बच्चे का नाम भी रखते हैं संतोष। वो बच्चा कुछ 15-16 महीने का होता है और 1991 में मतलब 1991 में
संतोष को लेकर वो फिर कोल्हापुर में जाते हैं महालक्ष्मी टेम्पल में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है महालक्ष्मी के मंदिर में। वहाँ पर चोरी करने के लिए चोरी कर रही होती है। एक उसे पर्स दिखता है, सीमा उस पर्स को चोरी करने वाली होती है और चोरी करते वक्त लोग उसे देख लेते हैं, मतलब कोई उसे पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है। वो भी उसको वैसे ही मारने वाले होते हैं और पुलिस के हवाले करने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त अंजना बाई देख लेती है कि सीमा पकड़ी गई और वो संतोष को पकड़ के बहुत जोर से जमीन पर पटकती है, इतना जोर से कि संतोष के सर से पूरा खून बहने लगता है। पूरा मतलब हड़कंप जैसा मच जाता है कि क्या हो गया। और ये जब हो रहा होता है तो सीमा चुपके से वहां से निकल जाती है और भाग जाती है। तो मतलब प्लान तो उनका सक्सेसफुल रहता है और लेकिन संतोष कंटिन्यूसली रोते रहता है। वहां से निकलने के बाद भी कंटिन्यूसली संतोष रोते रहता है। और ये देखकर ना अंजना बाई बहुत डर जाती है। अंजना बाई सोचती है कि अगर ये ऐसे ही रोते रहा तो शायद वो पकड़े ना जाए, कि उनको पकड़ ले कि क्यों बच्चा रो रहा है और ये सब। तो अंजना बाई उसको लेकर जाती है एक जगह पर, उसको एक इलेक्ट्रिक पोल पे इतना जोर से पटकती है, उसको पटकती रहती है जब तक संतोष मर नहीं जाता। मतलब सोचिए कि 18 महीने का एक बच्चा जिसे कुछ समझ भी नहीं आता है, वो बस इसको इसलिए पटक देते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। और उसका सर इतनी बार जोर से उस इलेक्ट्रिक पोल पर मारते हैं कि वो मर ही जाता है। और उस मरे हुए बच्चे को वो लोग एक ऑटो टैक्सी का जो हिप होता है वहां पर डाल के चले जाते हैं। और ये तो पहले ही खून था और इतना क्रूरता से किया। आगे उन्होंने 42 खून जो किए थे छोटे छोटे बच्चों के, वो काफी ज्यादा हॉरिफिक वे में किए थे, मतलब बहुत ज्यादा गंदी तरीके से। मतलब अगर मैं बताऊं तो कुछ बच्चों को उन्होंने पानी में डुबाकर मार दिया, तो किसी को अपने पैरों के नीचे रौंद कर, मतलब पैरों से उनको मार कर मार दिया। कुछ बच्चों को तो गला दबाकर उनका कत्ल कर दिया। एक बच्चे को तो एक पंखे से उल्टा लटका कर, जो दीवार पर है उसका सर पटकते रहे उल्टा लटका कर, जब तक कि वो पूरी तरह मतलब मर ही नहीं गया तब तक उसको पटकते रहे। ये लोग क्या करते थे, जैसे किसी एक को मार दिया एक जगह पे तो वो अपनी सिटी चेंज कर लेते थे। जैसे कोल्हापुर, नासिक, पुणे, मुंबई, ठाणे, कल्याण, ये सब जो जगह थी यहाँ पे वो घूमते रहते थे, इसलिए कभी पकड़ में भी नहीं आते। और छोटी मोटी चोरी के लिए जब भी वो पकड़े जाते थे तो थोड़े दिन जेल में रखकर पुलिस उनको छोड़ ही देती थी, क्योंकि किसी मर्डर या किसी चीज का उन पर केस नहीं था, छोटी मोटी चोरियों का ही था। लेकिन ये सब जगह जब वो घूमते रहते थे तो पकड़ में भी नहीं आते थे। और 1990 से 96 के बीच में तो इन सारी सिटीज में इतनी दहशत हो गई थी इन लोगों की, इन तीनों की, कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में या फिर खेलने के लिए भेजने के लिए भी काफी ज्यादा डरते थे। मतलब और या फिर किसी बड़े गैदरिंग में भी अगर जा रहे हो तो एकदम साथ में रखते। तो इनके लिए ना किडनैपिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। ऐसे ही 6 साल चले जाते हैं। मतलब 1990 से 96 में ये लोग यही काम करते हैं कि किडनैपिंग, उसको यूज करना, और बच्चों को ये तब तक रखते थे जब तक वो गोद में आते थे, या वो भारी हो गए या बड़े हो गए या फिर बोलने लग जाए तो इनके लिए थोड़ा खतरा हो जाता था कि कहीं वो किसी को बता ना दे या फिर कुछ मतलब भाग ना जाए। तो ये लोग क्या करते, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होने लगता था तो उसको मार देते थे कि वो अभी किसी काम का नहीं था। और सिंपैथी भी कम मिलती थी जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये जो पैसे के लिए जो उनकी भूख होती है, ये एक बदले की आग में जब तब्दील हो जाती है तब इनका जो उस कर्मों का फल पास आ चुका होता है। और इसी बदले की आग में वो जाते हैं मोहन गावित के यहाँ। मोहन गावित, अगर आपको याद होगा, एक रिटायर्ड सोल्जर थे जो अंजना बाई के दूसरे पति थे। तो अंजना बाई के जो दूसरे पति थे वो मोहन गावित, वो शादी कर लेते प्रतिभा से। प्रतिभा के साथ उनकी शादी होती है और उनको 2 बच्चे होते हैं, मतलब 2 लड़कियां होती है। बड़ी होती है क्रांति और एक बच्ची जो बहुत छोटी होती है। तो मोहन गावित के साथ जो अंजना बाई का बदला था कि उसे छोड़कर भाग गया था, तो अंजना बाई अपने दोनों बेटियों को लेकर मोहन गावित के यहाँ जाती है और उसके यहाँ पे वो थोड़े दिन रहने थे। लेकिन उसके यहाँ पे रहते वक्त वो लोग प्लान कर रहे होते हैं क्रांति को किडनैप करके मारने की, ताकि बदला पूरा कर सके। तो वहां पर जाके कुछ दिन रहते हैं और वहां से निकल जाते हैं और फिर क्रांति गायब हो जाती है। क्रांति जब वहां से निकलने की एक्टिंग करते हैं और उसके घर पर नजर रखते हैं और वक्त मिलते ही क्रांति को उठा के वहां से किडनैप कर लेते हैं। और उनको क्रांति को वो यूज भी नहीं करते, मतलब चोरी वगैरह करने के लिए। वो क्रांति को उठाकर जब लेके जाते हैं
तो उसे रास्ते में आते वक्त, मतलब पुणे आते वक्त उसको मार देते हैं और एक गन्ने के खेत में उसे डाल देते हैं। लेकिन क्रांति के गायब होते होते ही प्रतिभा बिल्कुल भी चुप नहीं बैठती। वो मतलब इससे पहले जो वो लोग, जो जिन लोगों के बच्चों को लोग गायब करते थे, जो कि बहुत ही मतलब गरीब या फिर कुछ झोग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनके थे, जिनकी काफी मतलब पुलिस सुनती भी नहीं थी और इतना वो लोग कंप्लेंट वगैरह भी नहीं करते थे। लेकिन इस बार प्रतिभा बिल्कुल भी देर नहीं करती और सीधा पुलिस को बता देती है कि उसकी बच्ची गायब हो गई और शक के बिना पर ये तीनों का नाम भी बता देती है कि उनको इन तीनों पे शक है कि इन तीनों ने ही क्रांति के साथ कुछ किया है। तो जैसे इन तीनों को पता चलता है कि उधर पुलिस इनको ढूंढ रही होती है, इनको जैसे ही पता चला कि पुलिस इनको ढूंढ रही है, ये तीनों अंडरग्राउंड हो जाते हैं। 3 महीने तक बाहर नहीं आते। 3 महीने तक ये लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। 3 महीने के बाद बदले की आग देखिए कि कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है कि 3 महीने बाद जब ये अंडरग्राउंड मतलब जब वो बाहर आ जाते हैं, तो ये लोग फिर से मोहन गावित के घर पे जाते हैं उसकी दूसरी बच्ची को किडनैप करने के लिए। और जैसे ही ये उसके घर पर पहुंचते हैं, प्रतिभा उसी वक्त पुलिस को कंप्लेंट कर देती है और पुलिस आके इन तीनों को पकड़ लेती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। ये लोग बोलते हैं कि हमने नहीं किया ये सब। अंजना बाई दोनों लड़कियों को, मतलब सीमा और रेनिका को बोलती है कि कुछ भी ना बताए, ये सब उनको समझा के भेजती है। लेकिन धीरे धीरे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी टफ होती जाती है और सबसे पहले सीमा उनके सामने, पुलिस के सामने घुटने टेक देती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। और जैसे ही मतलब कोल्हापुर की पुलिस बाकी पुलिस के साथ, जैसे पुणे और नाशिक, ये सब ये कि पता चलता है कि हर जगह पे ये बच्चा किडनैपिंग और इस तरह की मतलब सर लाशें मिल रही हैं, तो सब कुछ डॉट्स कनेक्ट करने के बाद वो लोग नाशिक के इनके घर पर तलाशी लेते हैं और जहाँ पे इनको मिलता है बहुत सारे छोटे बच्चों के कपड़े और उन छोटे बच्चों की चीज़ें, ये सब चोरी का सामान, ये सब कुछ मिलता है। तो जब ये मिलता है और धीरे धीरे इनकी जब इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, तो पता चलता है कि इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को मारा है। लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाता क्योंकि ये अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, ना कोई पहचानने वाला और मतलब कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि ये एक जगह पर नहीं रहते थे। तो ये कुछ भी प्रूव नहीं हो पा रहा था कि किसको मारा है, कौन था, ये सब। तो बाद में क्या होता है कि जो किरण शिंदे था, जो इनके साथ सारे मर्डर्स में इनके साथ था, मतलब इनका अकम्प्लिस था ये सब मर्डर्स में। औरतों के ऊपर तो ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन किरण शिंदे के ऊपर पुलिस अपना अच्छा सा इन्वेस्टिगेशन करती है और किरण शिंदे जो है वो आखिर में अप्रूवर बन जाता है। अप्रूवर मतलब कि वो सारा इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सब दे देगा और आखिर में पुलिस उसे छोड़ देगी, मतलब कोर्ट उसे छोड़ देगी कि वो एक अप्रूवर बन चुका है। तो किरण शिंदे जो चीजें पुलिस को बताता है, तो खुद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी भयानक चीजें वो बताता है। और वो बताता है कि एक बार बात करते वक्त रेणुका बताती है, गिनने लगती है कि कितने बच्चों को उन्होंने मारा, और तब वो बताता है कि वो बोल रही थी कि करीब करीब 42 बच्चों को इन तीनों ने मौत के घाट उतारा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो लोग गिन भी रहे थे कि कितने बच्चों को मारा है। उसके बाद वो लोग आखिर में अंजना बाई और उनकी दोनों बेटियां, मतलब तीनों सारी अपनी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गुनाह उन्होंने किया और ये सब, और उनको 1996 में पर चार्जशीट बनाई जाती है 13 किडनैपिंग और उसमें से 9 के मर्डर्स के, क्योंकि बाकी जो लोग उन्होंने मारे थे उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कौन है, क्यों मारा, मतलब कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एविडेंस और अप्रूवर के आधार पर 13 किडनैपिंग्स और 9 लोगों के मर्डर का केस बनाया गया था, जिसमें से 2001 में जो कोल्हापुर का सेशंस कोर्ट है, वहां पे 6 मर्डर्स प्रूव हो जाते हैं कि इन्होंने ही किए हैं और 13 किडनैपिंग्स इन्होंने ही की है, और उसके आधार पर इनको डेथ पेनल्टी मिलती है। डेथ पेनल्टी मिलने के बाद 2004 में भी हाई कोर्ट जो है इस सेशंस कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड कर देता है। मतलब 2004 में हाई कोर्ट भी इन्हें डेथ पेनल्टी देती है और 2006 में सुप्रीम कोर्ट भी डेथ पेनल्टी देती है। ऑब्वियसली अगर कोई इतना घिनौना अगर क्राइम करेगा तो डेथ पेनल्टी मिलेगी। और फैक्ट ये भी है कि आज़ाद भारत में, आज़ाद इंडिया में 1947 के बाद ये पहली महिलाएं थी जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद
अपना मर्सी पिटीशन और ये सब देते हैं 2008-2009 में कि मतलब माफ़ करे या फिर फांसी की सज़ा कम कर दे। तो 2014 में जब प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट थे तो इनकी जो मर्सी पिटीशन थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है 18 जनवरी 2022 को, जब वो लोग फिर से 2018-19 में वो लोग फिर से पिटीशन करते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमको फांसी देने में, तो अब हमारी जो फांसी है वो लाइफ इम्प्रिजन में कन्वर्ट कर दी जाए। और 2022 में 18 जनवरी को जो हाई कोर्ट है वो एक्सेप्ट कर लेती है और उनको फांसी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो आजीवन कारावास जो है उनको मिल जाता है और उनकी फांसी जो है वो लाइफ इम्प्रिजन में कन्वर्ट कर दी जाती है। हालांकि मुझे पता है कि ये सब जो इतना घिनौना काम किया था तो स्टेट गवर्नमेंट को डिले नहीं करना चाहिए था और जितना जल्दी हो सकता उसे फांसी दे देनी चाहिए थी उन तीनों को। लेकिन एनीवेज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और उनके साथ जो आखिरी में डिसीजन हुआ कि उनको डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजन मिली, इस पर भी अपना व्यू दीजिए कमेंट्स में। थैंक यू।